नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि भूगोल का एक शानदार सेशन चल रहा है मिशन इंस्टीट्यूट में और इसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को आपको बताई जा रही है। जैसे आपने देखा कि जो पिछला सेशन है उसमें आपने देखा किस प्रकार प्रवालों के विषय में बताया गया और अब हम महासागरीय धाराओं के विषय में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सभी जितने भी हमारे साथी हैं एक बार जरूर प्रयास किया करिए कि चूंकि आपके हाथ में मोबाइल रहता है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करने का प्रयास करें और इसमें जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं उनको आप सभी लोग अच्छे से नोट भी करते चले, क्योंकि देखिए जब टॉपिक वाइज मामला चल रहा है तो आप लोगों को इसका कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है, कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, या फिर लेब्राडोर जलधारा है, बेंगुला जलधारा है, या फिर क्यूराइल जलधारा है। दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो धारा है, महासागरीय धारा है, वह गल्फ स्ट्रीम। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये जो धारा है सबसे गर्म जलधारा मानी जाती है और ये तेजी के साथ उत्तरी क्षेत्र की तरफ या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ सर्कुलेट करती है और इतना ज्यादा इसमें गर्मी होती है दोस्तों कि यही धारा जा करके यूरोप के आसपास के समुद्र में गर्मी प्रदान कर देता है। इसीलिए इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, गर्म कंबल भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी होगी? तो गल्फ स्ट्रीम की धारा होगी। इसको आप सभी लोग सही कर लीजिए। अब इनकी लोकेशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वह सामान्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है, अर्थात यूएसए के तट पर। याद रखिए, यूएसए के पूर्वी तट पर ये बहती है, यूएसए के पूर्वी तट पर ये बहती है, अर्थात अटलांटिक ओशन पर। ठीक है, लेब्राडोर की जो धारा है दोस्तों, ये आप सभी लोग देखते हैं, ये कनाडा तट पर और अटलांटिक ओशन में ये भी बहती है। इसके बाद बेंगुला जलधारा है। बेंगुला जलधारा दोस्तों, बेंगुला जलधारा अंगोला अफ्रीका का देश है और ये भी अटलांटिक ओशन के पास में। ठीक है, क्यूराइल की धारा दोस्तों, क्यूराइल आप सभी लोग देखेंगे तो क्यूराइल ये है जापान के पास दोस्तों और पैसिफिक ओशन पर। तो कुल मिला के ये इनकी लोकेशन है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, लेब्राडोर ठंडी धारा है दोस्तों, बेंगुला ठंडी धारा है, क्यूराइल भी एक तरह से ठंडी धारा है। एक धारा इसमें क्या है, गर्म है, और इस चीज को आपको समझना है। ये इनकी लोकेशन को मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब आइए, अगर मैप के माध्यम से भी चीजों को समझना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की तरफ इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इधर की तरफ से जब ये धारा आती है तो इसे मैक्सिको की धारा कहते हैं, कैरेबियन की धारा कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा कहते हैं, और यहाँ पर जब आती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। देखिए, जगह जगह पर इसके नाम बदल रहे हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा आप देखेंगे पूर्वी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में है, अटलांटिक ओशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। दूसरा है लेब्राडोर की धारा। क्योंकि लेब्राडोर की धारा दोस्तों ये कहीं ना कहीं आर्कटिक क्षेत्र से होकर आती है इस प्रकार से, तो ये पूरा कनाडा हो गया, ये कनाडा हो गया। तो कनाडा तट पर सीधा सीधा अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर में ये गिरती है, चलती है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। बेंगुला की धारा की बातचीत करें दोस्तों, बेंगुला धारा की बातचीत करें तो बेंगुला धारा के लिए देखिए इस प्रकार से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है अंगोला। अंगोला के पास एक शहर है, बंदरगाह शहर है, उसका नाम है बेंगुला, और उसी बेंगुला शहर के नाम से धारा का नाम है बेंगुला की धारा, जो ठंडी धारा है। ठीक है, इसी प्रकार क्यूराइल धारा की बातचीत करें, इधर की तरफ ये एशिया है, यहाँ पर जापान वगैरह है, तो यहाँ पर जो चलने वाली धारा है उसे हम क्यूराइल की धारा कहते हैं। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी होगी? ए ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है?
दोस्तों यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? क्या बेंगुला की धारा है, कनारी की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, या फिर नॉर्वे की जलधारा है? सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों इन तीन धाराओं को पहले यहां से आप हटा दीजिए। इन दो धाराओं को पहले यहां से हटाइए, क्योंकि बेंगुला की जो धारा है ये तो अफ्रीका में बनती है, अफ्रीका तट पर चलती है। इसी प्रकार ये भी अफ्रीका तट पर चलती है ना, गिनी तट पर। अब प्रश्न ये है कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये तो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है। मामला क्या है कि जब विषुवत रेखीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होती है तो यह कैरेबियन सागर से होते हुए, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए, फ्लोरिडा से होते हुए, अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए आगे बढ़ती है। यही धारा जाकर के पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप का मतलब यूरोप का जो अटलांटिक महासागरीय तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में भयंकर जो है समुद्र में जो ठंडा जल होता है उसको गर्म बनाए रखती है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, गर्म कंबल भी कहा जाता है। तो यहां पर आप लोगों को सी ऑप्शन को सही करना। ठीक है, महासागरीय धाराओं के विषय में थोड़ा सा हम समझें। महासागरीय धाराओं के विषय में अगर हम थोड़ा समझें तो यहां पर ध्यान दीजिए, महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराओं का डेफिनेशन क्या होगा? वह महासागरीय जल जो एक निश्चित पथ पर वर्ष भर अग्रसित रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसी को हम महासागरीय जलधारा कहते हैं। वर्ष भर एक निश्चित पथ पर चलने वाला महासागरीय जल, प्रवाहित होने वाला महासागरीय जल महासागरीय धारा भी होता है। क्योंकि ये धारा है, नदियां भी कहीं ना कहीं धाराएं होती हैं, इसलिए महासागरीय धाराओं को विद्वानों ने महासागरों की नदियों से तुलना की है। ये महासागरों की नदियां हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण कोई एक कारण तो नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है, अगर हम कारण की बातचीत करें तो पृथ्वी का घूर्णन, याद रखिए पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। अर्थात जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो जो महासागरीय जल पृथ्वी की सतह से जुड़ा होता है वो पृथ्वी के घूर्णन का साथ दे पाता है, लेकिन जो जल पृथ्वी की सतह से नहीं जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं घूर्णन का साथ नहीं दे पाता है। इस कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला आपको देखना है। दूसरा देखिए, लवणता हो गया दोस्तों। लवणता जो है इसको भी याद रखना है, लवणता को भी याद रखना है, यानी अधिक खारापन होना, कम खारापन होना, तो इससे जो है इस तरह की कंडीशन बनती है। इसी प्रकार तापमान की बातचीत करें दोस्तों, तापमान तो एक महत्वपूर्ण कारक है ना, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी है। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वे महासागरीय धाराएं जो विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्पन्न होंगी वो स्वभावतः गर्म ही होंगी, और जिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से होगी वो सामान्यतः क्या होंगी? ठंडी धाराएं कहलाएंगी। तो टेम्परेचर तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वी क्लासिफाई टू टाइप ऑफ द ओशन करेंट्स। अगर हम देखें टेम्परेचर के आधार पर तो दो प्रकार की महासागरीय धाराएं हो सकती हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि उष्ण धाराएं, और दूसरा है ठंडी धाराएं अर्थात शीत धाराएं। तो ये चीज आपको समझना। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों क्या हो सकता है? स्थानीय पवने हो सकते हैं। स्थानीय पवनों को भी इसमें आप शामिल करेंगे दोस्तों, स्थानीय पवनों को शामिल करेंगे। तो ये सब क्या हैं? दीज आर द कॉजेस फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ ओशन करेंट्स। क्लियर है? तो उम्मीद है कि निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? बेंगुला की धारा, कनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, या फिर नॉर्वे की जलधारा? तो यहां पर आपको सीधा सीधा उत्तर लगा देना है दोस्तों, सी ऑप्शन को। बाकी बेंगुला की धारा मैंने आपको बताया ही कहां पर है, कनारी की धारा के विषय में मैंने बताया, नॉर्वे की धारा दोस्तों नॉर्वे के आसपास बहती है। हालांकि ये गर्म धारा है, आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि सर नॉर्वे के आसपास बहने वाली धारा तो ठंडी होगी, नहीं, यही गल्फ स्ट्रीम की धारा ही नॉर्वे के पास जब पहुंचती है तो नॉर्वे की धारा कहलाती है। ठीक है, तो गर्म धारा का वो उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा किसे कहते हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
पेरू जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा है, एल नीनो जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम की धारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे गर्म धारा, दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली धारा, यूरोप का कंबल कही जाने वाली धारा, ये हो गई। ठीक है, एल नीनो दिया हुआ है, कैलिफोर्निया जलधारा दिया हुआ है, पेरू जलधारा दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो देखिए इसमें गल्फ स्ट्रीम को आप हटा दीजिए और कैलिफोर्निया की धारा को भी हटा दीजिए, इसलिए क्योंकि देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका में ये कैलिफोर्निया है। ये कुछ इस प्रकार से कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, तो इस प्रायद्वीप के पास बहने वाली धारा क्या कहें? कैलिफोर्निया धारा। ठीक है, तो ये भी हट गया। अब एल नीनो बचा है पेरू के। पेरू की धारा को दोस्तों हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। कौन सी धारा दोस्तों? हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। ठीक है, और एल नीनो की धारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। सभी लोग इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, किस महासागरीय धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? इसका जो सही जवाब होगा आप सभी लोग देखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? ये लीजिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण उसे काली धारा भी कहते हैं? क्यूरोशियो की धारा है, अंटार्कटिक धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, कैलिफोर्निया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आप लोगों को याद रखना है, जापान के पास ये बहने वाली धारा क्यूरोशियो की धारा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्यूरोशियो की धारा सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण दोस्तों इसे काली धारा भी कहते हैं। इसका जवाब ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अंटार्कटिक धारा अर्थात 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो बहने वाली धारा होगी उसे अंटार्कटिक धारा कहेंगे। कैलिफोर्निया धारा दोस्तों यूएसए और मैक्सिको के बीच में बहने वाली जो धारा होगी उसके तटीय क्षेत्र में उसे कैलिफोर्निया की धारा कहेंगे। अब इसमें ये आपको याद रखना है कि ये ठंडी धारा हो गई, अंटार्कटिक धारा ये भी ठंडी धारा हो गई, कैलिफोर्निया की धारा ये भी ठंडी धारा हो। गल्फ स्ट्रीम इसमें क्या है? गर्म धारा। इसको भी आप लोग को याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों हम्बोल्ट की धारा बताएं, क्या पेरू की धारा कहते हैं, ब्राजील की धारा कहते हैं, या फॉकलैंड की धारा कहते हैं, एल नीनो की धारा कहते हैं? सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं? तो देखिए एल नीनो की जो धारा है, एल नीनो की जो धारा है दोस्तों उसे तो क्रिसमस का बच्चा कहा जाता है, क्रिसमस का बच्चा कहा जाता है। और एल नीनो की जो धारा है ये एक प्रकार से गर्म धारा है। याद रखिएगा, गर्म धारा है, इस बात को याद रखना है। फॉकलैंड की धारा ये है पर ये कहां पर है? ये भी पेरू तट पर ही चलती है। ठीक है, फॉकलैंड की धारा देखिए कहां पर हो सकता है? एक्चुअली ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो एक आइलैंड है, उसका नाम ही फॉकलैंड, फॉकलैंड द्वीप है। और इस द्वीप के पास चलने वाली जो धारा होगी फॉकलैंड की धारा होगी। इसका मतलब यह है कि अर्जेंटीना के पास ये चलती है और ये ठंडी धारा का उदाहरण है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पेरू की धारा ये ठंडी धारा, एल नीनो की धारा ये गर्म धारा हो गई, फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा, ब्राजील की धारा गर्म धारा। दो गर्म धारा दो ठंडी धारा। ठीक है, तो इसमें हम्बोल्ट के नाम से दोस्तों पेरू की धारा को हम हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 5वां और सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न ये रहा, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? देखिए समझिएगा, उस विश्लेषण को समझिएगा जब हमने आपको बताया था कि आखिर महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति के कारण है, द मेन कॉजेज, द प्राइम कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स। तो आप सभी लोगों को समझना है, इसमें वायुदाब और हवाएं दिया है, पृथ्वी का परिभ्रमण दिया है और गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का समान तापमान दिया है। उपर्युक्त सभी देखिए वायुदाब और हवाएं, हवाओं का मतलब यहाँ पर जाहिर सी बात है लोकल विंड भी शामिल होंगी। तो यस, ए ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण यानी रोटेशन भी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी है। तो चलो भाई बी ऑप्शन भी काफी हद तक सही है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, असमान तापमान, यस। टेम्परेचर देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा होता है
और विषुवत रेखीय क्षेत्र का टेम्परेचर गर्म होता है, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसमें डी ऑप्शन को क्या सोच रहे हो दोस्तों? डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती हैं? समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध की ओर, और इनमें से कोई नहीं। समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर की ओर जाती हैं? अरे साथियों सोचो जरा, सोचो जरा, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये जो क्षेत्र है इसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुवीय हो गया क्षेत्र, ये हो गया, और ये वाला जो क्षेत्र हो गया इसे कहेंगे दक्षिण ध्रुव। क्या कहेंगे दोस्तों? दक्षिण ध्रुव कहेंगे। और ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है। अगर बहुत आप जानते हैं कि सूर्य का जो रेडिएशन होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसकी जो हीट होती है वो डायरेक्ट कहां पर पड़ती है? तो डायरेक्ट पड़ती है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और तिरछा कहां पर पड़ती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र पर। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए यहां पर बर्फ जमी रहती है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। और विषुवत रेखा का टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा। अब कह रहा है समुद्र की गर्म जल धाराएं। गर्म जल धाराओं का मतलब यह है कि विषुवत रेखा से जो जल धारा निकलेगी, उत्पन्न होगी, वो किधर की ओर जाएगी? अरे आप ही बताइए कि दो गिलासों में अगर हमने पानी रख लिया, या दो पात्र हैं, एक में ठंडा पानी है और दूसरे में गर्म पानी है, समझ रहे हो? तो गर्म पानी ठंडे की ओर जाना चाहेगा और ठंडा पानी गर्म की ओर आना चाहिए, यही तो मामला है ना। असमानता का मतलब यही कि जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो आप सभी लोग याद रखें, समुद्र की गर्म जल धारा ध्रुवों की ओर जाएगी। कहां पर जाएगी? ध्रुवों की ओर जाएगी दोस्तों, या फिर भूमध्य रेखा की ओर जाएगी, या उष्णकटिबंध की ओर। भाई उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है वहां से तो ये धारा उत्पन्न ही होती है, इसलिए ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती? चीन सागर है, जापान सागर है, मरमरा सागर है, या फिर सारगैसो सागर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का हम चाहेंगे कि जवाब आप ही लोग दीजिएगा। थोड़ा सा ये अलग तरह का प्रश्न आया है कि किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। हालांकि जो महासागर है अटलांटिक महासागर, उसकी जो आकृति एस अक्षर की आकृति की है, ठीक है। अब चीन सागर पैसिफिक ओशन में स्थित है, जापान सागर पैसिफिक ओशन में स्थित है, सारगैसो सागर अटलांटिक ओशन में स्थित है, मरमरा सागर किसी महासागर का हिस्सा नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो इसमें तो महासागरीय धारा का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब चीन सागर है, जापान सागर है और सारगैसो सागर है। उम्मीद करता हूं कि इसमें अगर बनना होगा तो बी ऑप्शन को भाई हमारी तरफ से ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई विचार है, इसका आंसर है, तो आप जरूर हमको दीजिएगा कि कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं या फिर चलती है, ठीक है। बाकी इसमें हम चीन सागर की बातचीत करें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। अगर महासागर की बातचीत करें तो महासागर में प्रशांत होगा और दुनिया का सबसे बड़ा सागर होगा चीन सागर। जापान सागर की बातचीत करें दोस्तों, जापान सागर जापान के पास में प्रशांत महासागर में। सारगैसो सागर, देखिए इसका नाम सारगैसो क्यों? कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज के उत्तर में जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसम वेजिटेशन पाई जाती है। सारगैसन जो वेजिटेशन पाई जाती है, उस वेजिटेशन के कारण इस समुद्र क्षेत्र का नाम पड़ गया सारगैसो सागर, ठीक है। और सारगैसो सागर में दोस्तों एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है, उसका नाम अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस को दुनिया का सबसे बड़ा वाटर बर्ड भी माना जाता है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है, लेकिन सबसे बड़ा वाटर बर्ड के रूप में अगर देखा जाता है तो इसका नाम है अल्बाट्रॉस। ये सफेद रंग का होता है, ठीक है, सारगैसो सागर। दूसरी बात यह है कि इसमें बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुने होंगे दोस्तों, बरमूडा त्रिकोण इसी सारगैसो सागर से भी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आप सभी लोग भी ऑप्शन को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है? दक्षिण गोलार्ध अर्थात ये पृथ्वी हो गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 0 डिग्री के दक्षिण में बहना चाहिए। फ्लोरिडा की धारा को देखें दोस्तों, फ्लोरिडा धारा तो उत्तर में है,
ए तो यहां पर हो गया उत्तर में। कनारी की धारा दोस्तों यस, हम्बोल्ट धारा है, क्यूराइल धारा है, ध्यान दीजिएगा किधर बहना चाहिए, दक्षिण में। अब हम्बोल्ट की धारा है दोस्तों, हम्बोल्ट की धारा है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये साउथ में है। इसी प्रकार से क्यूराइल की धारा है, क्यूराइल दोस्तों नॉर्थ में है, ये जापान के पास है तो नॉर्थ में होगी, ठीक है। अब कनारी की धारा है, कनारी की धारा देखिए ये इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में यहां पर जब आप आएंगे तो कनारी धारा है। इसलिए तीन धाराएं, फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा और क्यूराइल की धारा, ये तीनों उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, और हम्बोल्ट की धारा जिसे पेरू की धारा कहते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन को सभी लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति है कहां से? विस्के की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से, हडसन की खाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आइए समझते हैं। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में जब हम लोग देखते हैं तो ये जो धारा आ रही है ना इधर से, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये पूरा जो खाड़ी है ना मैक्सिको की खाड़ी। अब यही मैक्सिको की खाड़ी वाला जो जल है आगे जब पहुंचता है अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचता है तो उसी को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अब हडसन की खाड़ी तो यहां पर है दोस्तों, विस्के की खाड़ी तो फ्रांस में है। विस्के की खाड़ी कहां पर? फ्रांस में है। मैक्सिको की खाड़ी इसका सही जवाब होगा। हडसन की खाड़ी दोस्तों कनाडा में है, कनाडा में। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन है, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित महासागरीय धारा, जिसे मैक्सिको की धारा कहते हैं। यही धारा जब अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में पहुंचती है, फ्लोरिडा प्रांत के तटीय क्षेत्र में, तो वहां पर फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। और इसके बाद जैसे अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में पहुंचती है उसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानेंगे। ये धारा दुनिया की सबसे तीव्र गति की तेज से चलती है और ये दुनिया की सबसे गर्म धारा है, और इस महासागरीय धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसके विषय में आप लोग को याद रखना है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, मैक्सिको की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो धारा, एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है दोस्तों? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर? देखिए एल नीनो हो, याद रखिएगा कौन सा हो, एल नीनो हो या फिर ला नीनो हो, ठीक हो। अब इसके बाद देखिए हम्बोल्ट हो, हम्बोल्ट हो दोस्तों। ये तीनों की तीनों धाराएं आपको बताना है पेरू के पास। जब भी एग्जाम में आ जाए पेरू के तट पे आपको बताना है। ब्राजील के तट पर चलने वाली जो धारा होगी उसे ब्राजील की धारा कहेंगे। अलास्का के तट पर चलने वाली जो धारा होगी उसे अलास्का की धारा कहेंगे। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो चलेगी दोस्तों वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा होगी। इस बात को याद रखना है। सही जो जवाब है बी ऑप्शन, अर्थात पेरू के तट पर, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां पे हम लोग चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, चिली और पेरू के तट पर दूर, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? याद रखिए शीत मतलब ठंडी धारा। बताइए एल नीनो होगा, हम्बोल्ट होगा, अलगुहास होगा, कनारी होगा? देखिए अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम लोग चले तो दो धाराएं अफ्रीका की हो गई। एक का नाम कनारी है तो कनारी यहां पर हो गई दोस्तों, और अलगुहास साउथ अफ्रीका के पास हो गई, अलगुहास साउथ अफ्रीका के पास हो गई। तो ये दोनों धाराएं तो नहीं होना चाहिए ना, ये दोनों धाराएं नहीं होना चाहिए। अब इसके कह रहा है चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के प्रवाह से बनी। देखो एल नीनो जो धारा है, एल नीनो ये गर्म धारा का उदाहरण है, गर्म धारा का उदाहरण दोस्तों। इसलिए भूल कर भी ए ऑप्शन को चॉइस मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें ठंडी धारा के विषय में पूछ रहा है और चिली और पेरू के तट पे बोल रहा है, तो हम्बोल्ट एक ठंडी धारा है और बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत सही दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है। आप देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लगता है कि बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए, और जैसे एग्जाम में आ जाए थोड़ा सा दिमाग को जो है जोर डालिए और तुरंत जो है आपका आंसर इसमें मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? मैं आपको देखिए ऑप्शन से पहले ही बता दूं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर देखिए एक आइलैंड है, उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड। अब इधर की तरफ से तो आ रही है दोस्तों कौन सी धारा? लेब्राडोर की धारा। और इधर की तरफ से पहुंच रही है गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब गल्फ स्ट्रीम की धारा इस द्वीप के बगल से निकल जाती है यूरोप निकल जाती है, और यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है, ठीक है। अब ये दोनों धाराएं न्यू फाउंडलैंड के पास आपस में मिलती है। जब मिलती है भाई, जब बहुत गर्म धारा, जब बहुत ज्यादा गर्म जल बहुत ज्यादा ठंडे पानी से मिलेगा तो भाप उठेगी कि नहीं उठेगी? बताइए। भाप जब तीव्र गति से उठती है तो वहां पर कोहरा जैसे जम जाता है। जब कोहरा जैसे जम जाता है तो यही तो कारण होगा, ठीक है। महासागरीय धाराएं जब आपस में मिलती हैं, उस स्थान पर जो प्लैंकटन होता है वो इकट्ठा होता है, और उस प्लैंकटन को खाने के लिए समुद्री जो मछलियां होती हैं वह इकट्ठा होती हैं। इसलिए महासागरीय धाराएं जिस स्थान पर मिलेंगी दुनिया में, वहां पर बड़ी तादाद में मछलियां पाई जाएंगी, और वो देश चाहेगा कि उस क्षेत्र में बैंक बना करके, जैसे याद रखिए जॉर्ज बैंक है, ग्रांट बैंक है, न्यू फाउंडलैंड में इन दो बैंकों के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में मछलियों को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां से समझिए उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास, अब याद रखिए न्यू फाउंडलैंड कनाडा का है, ये यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे लिखा हुआ है, ठीक, के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी धारा समुद्र बहती है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा और लेब्राडोर ठंडी धारा का मेल होता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और उतना ही शानदार इसका जवाब आपको मिला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? चलिए ढूंढते हैं। गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, अटलांटिक महासागर, ये तो क्लियर होना चाहिए। ब्राजील अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाएगा तो अटलांटिक ही महासागर होगा। किनारी की धारा, ये भी अटलांटिक ओशन होगा दोस्तों, अफ्रीका तट पर। पेरू की किसी भी तरह की सीमा अटलांटिक से नहीं लगती है, पैसिफिक से लगती है दोस्तों। सी ऑप्शन अर्थात पेरू या हम्बोल्ट की धारा का संबंध अटलांटिक महासागर से बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे, महासागरीय जलधाराओं का एक असर क्या होता है? जल को साफ रखती है, जल को समान रूप से बांटती है, जल को स्थिर रखती है, मछलियों को बहा ले जाती हैं दोस्तों। अब जल को स्थिर कैसे रखेंगी जब इनका नाम ही जलधारा है? स्थिर होता तो फिर जलधारा क्यों कहते हैं? इस ऑप्शन को हटाइए। जल को साफ रखती है, ऐसा भी है क्या? जल को समान रूप से बांटती है, ऐसा भी नहीं है कि समान रूप से बांटती है। भाई मैंने बताया महासागरीय जलधाराएं हैं, वो समुद्री जीवधारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सक्षम होती हैं, और इससे जो है समुद्री जीव भी प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं दोस्तों। आप भी जानते होंगे कि बहुत सी मछलियां होती हैं जो साउथ अमेरिका में रहती हैं, साउथ अमेरिका के तट पर पाई जाती हैं, और प्रजनन के लिए मन्नार की खाड़ी के पास आती। भारत का जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, यहां पर आती है। मन्नार की खाड़ी दुनिया का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो अपने यहाँ के जीवधारियों को संरक्षित करने के लिए नहीं, बाहर से जो जीवधारी मम्मी पापा बनने की चाह में आते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भैया यही मम्मी पापा बनो। और आते दो लोग हैं, आते भैया दो लोग हैं और जाते कई लोग हैं। इसका मतलब ये है कि आएंगे मम्मी पापा और ढेर सारे बच्चों को प्रजनन करके
फिर वापस जो अपने घर जाते हैं तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं। इस प्रकार का जो है बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों हमारा मन्नार की खाड़ी है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म समुद्री धाराएं, इसका मतलब एक ठंडी धारा होगी, गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल और क्यूरोसियो। भैया गल्फ स्ट्रीम इसमें दिया है तो ये तो क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, क्यूराइल है, क्यूरोसियो। और देखते हैं क्यूरोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, क्यूरोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, कनारी। अब देखिए भैया गल्फ स्ट्रीम के साथ अगर क्यूरोसियो लिखा हुआ है, क्यूरोसियो लिखा हुआ है तो पक्का ये ठंडी धारा है, और क्यूराइल लिखा है ये भी ठंडी धारा है, सिर्फ गल्फ है तो यहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन में जब 3 ऑप्शन तीनों गर्म हो तभी जाके सही होगा, तो आप इस पे विचार क्यों नहीं कर रहे हो। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील, ये तीनों धाराएं गर्म धारा के उदाहरण हैं। बाकी क्यूराइल हो, क्यूरोशियो हो, कैलिफोर्निया हो या फिर कनारी हो, ये सभी ठंडी धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक एंड ब्राजील, दे आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर हॉट वाटर करंट। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। भाई अब स्कैंडिनेविया क्या है पहले समझिए दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है स्कैंडिनेविया को, जिसमें आप देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस प्रकार के देश स्थित हैं। अब उच्च अक्षांशों का मतलब यह है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाएगा, तो इसलिए 66.5 डिग्री के तो ऊपर है ही है, इसलिए इनको कहा गया उच्च अक्षांशों में। चलिए, समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते, उसका कारण बताइए। सीधी सी बात है दोस्तों, नॉर्वे के तट को भी जम जाना चाहिए, लेकिन इधर से जो महासागरीय गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा ढेर सारी गर्मी लेकर, गर्म जल को लेकर के जब समुद्र तट से टकराती है तो तटीय क्षेत्रों में जमा हुआ जो बर्फ होता है वो पूरी तरह से पिघल जाता है और नॉर्वे को पूरी तरह से गर्म कंबल प्रदान करता है दोस्तों। इसलिए आप इसका सही जवाब यही देखेंगे। अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, गलत बात। यहां ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, उत्तरी अंध महासागर में गल्फ जलधारा इसी तट से होकर बहती है। यस, बताइए ना, उत्तरी अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में वही धारा है गल्फ स्ट्रीम, जिसे यूरोप का कंबल कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। फिर आ गया देखिए क्वेश्चन, ठीक है, रेनेल की धारा, इरमिंगर की धारा, कनारी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कोई एक धारा है जो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। रेनेल की धारा दोस्तों आप देखेंगे फ्रांस के पास है, इरमिंगर की धारा ये भी आप देखेंगे फ्रांस के पास है, कनारी की धारा अफ्रीका में। तो ये तीनों धाराएं अटलांटिक महासागर में, इस बात को याद रखना है। लेकिन जो कैलिफोर्निया की धारा है वह प्रशांत महासागर में बनती है, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, इसलिए अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस महासागरीय धारा का संबंध एल नीनो से है। पहली बात तो यह है कि एल नीनो एक प्रकार की गर्म धारा है। अब गर्म धारा से ही संबंध होगा दोस्तों, हम्बोल्ट होगा, है ना, इसी प्रकार लेब्राडोर धारा होगा, क्यूरोशियो होगा, बेंगुला होगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही कठिन आ गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है। एल नीनो से है हम्बोल्ट, लेब्राडोर, क्यूरोशियो और बेंगुला दिया। ठीक है, लेब्राडोर होगा नहीं, बेंगुला होगा नहीं, हम्बोल्ट भैया ठंडी धारा है, यस लगाओ सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस द्वीप के द्वारा अलगुहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। अलगुहास धारा दोस्तों साउथ अफ्रीका। देखिए पहले समझिए,
हम आपको डायरेक्ट यहां से उत्तर दे रहे हैं और इसके बाद वो उत्तर ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। देखिए साउथ अफ्रीका है, इस देश का नाम है रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। और रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में जैसे ऊपर जाएंगे तो यहां पर ये मोजाम्बिक मिलेगा और ये मिलेगा मेडागास्कर। अब इधर की तरफ से आ रही धारा, जब सामने द्वीप है एक धारा इधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली जाएगी, है ना। तो जो धारा इधर की तरफ आ रही है उसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। और ये जो धारा अलगुहास की धारा, अलगुहास की धारा जैसे ही मेडागास्कर के पास पहुंचेगी तो मेडागास्कर के जो पश्चिम में धारा बहती उसे मोजाम्बिक चैनल कहा जाएगा, और जो पूर्व में बहता है उसे मेडागास्कर की धारा या मालागासी की धारा के नाम से जानते हैं। तो उस द्वीप का नाम बताना है, उस द्वीप का नाम क्या जावा है, क्या क्यूबा है, आइसलैंड है या मेडागास्कर है। सटीक उत्तर है डी ऑप्शन अर्थात मेडागास्कर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहा सेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़िए, और मैं पूरे तरह से आप लोगों को निश्चिंत करता हूं कि लगभग हर टॉपिक से देखिए आपके सामने प्रश्न लाए जा रहे हैं। उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते रहिए, जहां पर आपको लगे कि थोड़ा सा हम नहीं उसके विषय में जानते हैं, सुने नहीं, उसको जरूर नोट करते जाइए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। मिशन इंस्टीट्यूट के साथ मिशन बनकर जो है दोस्तों आगे बढ़िए और कामयाब होइए। आज यहीं तक, जय हिंद।